पहलगाम में हमला हुआ, कितने लोग मार दिए गए? कितने लोग मार दिए गए? 27 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। कनपट्टी पर गन रखकर उन्हें गोली मारी गई। क्या पूछकर गोली मारी गई? तेरा धर्म क्या है? और जिन्होंने नहीं बताया उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, या जिन्होंने झूठ बोल दिया होगा जान बचाने के लिए उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। इतने पर भी समझ में नहीं आया तो उनकी सुन्नत देखी गई और उनके कनपट्टी पर गन रखकर उन्हें गोली मार दी गई। 6 दिन की विवाहिता कन्या विधवा हो गई, गोली मार दी गई, काम समाप्त हो गया। उसके बाद युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध के बाद क्या परिणाम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस सब से हम सभी लोग बहुत अभिभूत हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ी है, स्वामी विदेह जी ने भी कहा था, विचार ये करना पड़ेगा कि ये परिस्थिति हमारे सामने क्यों खड़ी है, किस लिए ये परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है, इस पर विचार करना पड़ेगा। सांसद महोदय अनुराग ठाकुर जी आने वाले थे। मुझे अभी सूद साहब ने उनका मैसेज दिखाया कि उन्होंने क्षमा याचना की कि वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम है वन नेशन वन इलेक्शन का, मैं उसमें गया हुआ हूँ। मैं भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश बुरहानपुर में गया था, ऐसा ही एक कार्यक्रम था भाजपा का, उसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर मुझे वक्ता के तौर पर बुलाया था। वहाँ कुछ एक चीज़ें समझाई थी, वो आप लोगों को याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझे हुए। जानते हो, नेशन शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म हुआ हो, उसे नेशन कहते हैं। असल में अंग्रेजी तो कोई भाषा है नहीं, या तो लैटिन से आई है या तो फ्रेंच से आई है, ये तो हिब्रू के आसपास की भाषाओं से आई है। और नेशियो शब्द से जिससे नेशन बनता है, इसका अर्थ है जन्म पाने वाला। जो जन्म पाता है उसे क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। और इसे नेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जरा सा हिंदी के शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ भी जिनका जन्म होता है उनके साथ ज शब्द को जोड़ दिया जाता है, ज से जन्म बन जाता है, और उन चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं जिससे जन्म का संबंध बनता है। जैसे मेरे से जो पीछे पैदा हुआ है उसे, मेरे अनु में जो पैदा हुआ है मेरा भाई, उसे क्या कहते हैं बोलो? अनुज। और जो मुझसे आगे, मुझसे अग्र में पैदा हुआ है उसे क्या कहते हैं? अग्रज। जो मुझसे पूर्व में पैदा हुए उन्हें क्या कहते हैं? पूर्वज। और जो मेरे वंश में पैदा हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? वंशज। जो मुझसे पैदा हुआ है वो आत्मज, जो मुझसे पैदा हुई पुत्री है वो आत्मजा। अर्थात जन्म लेने वाले को संस्कृत भाषा में जन कहते हैं। जन्म लेने वाले का नाम क्या है? अभी ध्यान से सुनो, दुनिया में जो भी जन्म लेता है, गिलहरी जन्म पाती है तो जन है, चिड़िया जन्म पाती है तो जन है, हाथी जन्म पाता है तो जन है। और हम सब, जी आपको इलाहाबाद भी दिखाए, ये किला है, ये मंदिर है, ये मठ है, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसे घूमते घूमते त्रिवेणी आ गई, जहां 3 नदियां आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। देखी तुमने कभी? चलो, मिलती 3 ही है, देखी किसी ने नहीं। 3 नदियां आपस में मिलती हैं और इसमें नहाने का बड़ा महत्व है। इसमें जो नहा ले बस समझो मोक्ष हो जाए। अब जब आ गई त्रिवेणी तो भाई भांजे ने कहा कि मामा जी त्रिवेणी भी आ गई है, घर तो जा ही रहे हैं, स्नान कर लो, पुण्य भी कमाते चलो। मामा को भी ये बात अच्छी लगी, उसने कहा ये तो सही है, और उसने फटाफट खुश होकर के मैं त्रिवेणी में स्नान करूंगा तुरंत घाट पर पहुंचे। भांजे को बाहर खड़ा किया और अपना थैला उतार कर उसके हाथ में दिया, जेब में से पर्स निकाला, गले में से सोने की चेन उतारी, हाथ में से घड़ी, जेब के सारे पैसे, कपड़े लत्ते, बैग बैगेज सब कुछ भांजे को सौंप दिया, और एक तौलिया बांधकर नंगा, ऊपर जनेऊ और नीचे तौलिया, त्रिवेणी में पहुंच गया पुण्य कमाने के लिए। और वहां जैसे ही हर हर गंगे बोल के उसने डुबकी लगाई, तो जब पानी से बाहर आया तो न भांजा था, न कपड़े थे, न अटैची थी, न सोना था, कुछ नहीं था। और यह आदमी एक ऐसे शहर में खड़ा था जहां इसे कोई नहीं जानता और ये किसी को नहीं जानता, और तौलिया बांधे नंगा खड़ा था। हर 5 साल बाद अपने देश में इलेक्शन की यही त्रिवेणी आती है और भांजा आता है घर में। अरे मामा जी, आप प्रतीक्षा करते करते आंखें पथरा गई आपकी, आज आए हो, और हम भी खुश हो जाते हैं क्योंकि मामा हमें कहता पूरी बनी है, वो कहता पौआ मिलेगा।
पैसा मिलेगा, तेरे लड़के की सरकारी नौकरी लगेगी, तेरी पुलिया बनवा दूंगा, तेरा ये करवा दूंगा, तेरा वो करवा दूंगा। हम लालच में आ जाते हैं। लेकिन बंधुओं, जैसे ही हर हर गंगर करके इस इलेक्शन की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं, ना तो भांजा मिलता है और ना वो वायदे मिलते हैं, और हम इस त्रिवेणी के घाट पर तौलिया बांधे 5 साल नंगे खड़े रहते हैं। इसी तंत्र का नाम क्या है? इसी तंत्र का नाम है लोकतंत्र, इसी तंत्र का नाम है जनतंत्र, और 2 कदम आगे बढ़कर कहता हूं, इसी तंत्र का नाम है भीड़ तंत्र। क्या नाम है इस भीड़ तंत्र का? इस तंत्र का भीड़ तंत्र का मतलब है जहां 51 मूर्ख 49 विद्वानों पर शासन इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी 2 वोट ज्यादा हैं। 2 वोट। यही पास में हरियाणा में एक बड़े नेता हुए चौधरी देवीलाल जी, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कहा था लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। सिर के अंदर भी कुछ है कि नहीं, ये नहीं देखा जाता, केवल सिर गिने जाते हैं लोकतंत्र में। और बंधुओं, यही लोकतंत्र, यही जनतंत्र, यही भीड़ तंत्र आज भारत में चल रहा है। लेकिन 26 जनवरी को तुम क्या मनाते हो बताओ? लोकतंत्र तो नहीं मनाते। लोकतंत्र जो अभी 2014 के बाद, जब से मोदी जी सत्ता में आए, तब से खतरे में आ गया। तो लेकिन 26 जनवरी को जो मनाते हो वो लोकतंत्र दिवस नहीं है, वो जनतंत्र दिवस नहीं है। आश्चर्य यह है कि वो गणतंत्र दिवस है। तुमने आज तक इसे गणतंत्र के अलावा कुछ और कहते जाते हुए नहीं सुना होगा। यह गणतंत्र क्या है भाई? यह गणतंत्र कौन सी चिड़िया है? तो अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, कुछ नहीं, जरा सा सुधार के आपके सामने रख रहा हूं। जिसने जन्म पाया है उसे जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो। जन कहते हैं। और यही जन जब संस्कारों से, शिक्षा से सुसज्जित होता है, जब इसे शिक्षा और संस्कार के यज्ञ में पका दिया जाता है, तब यही प्रजा कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो। यही प्रजा कहलाता है। यानी जन में और प्रजा में एक अंतर है कि जन मूर्ख है लेकिन प्रजा मूर्ख नहीं होती। जिस तंत्र में प्रजा का शासन चलता हो, केवल प्रजा को वोट डालने का अधिकार हो, वो तंत्र प्रजातंत्र कहलाता है। और प्रजा एक व्यक्ति को कहते हैं, इसके समूह को गण कहते हैं। इन प्रजाओं का जो समूह है वो गण, और उसका तंत्र गणतंत्र कहलाता है। जहां गणतंत्र होता है वहां सुख होता है, क्योंकि प्रजा को यह पता है कि राजा कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर देना। जिसने 2 बोतल पी के सुबह नाली में से मुंह बाहर नहीं निकाला, इसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? नहीं, कई तो बैठे बोले होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसे वोट डालने का अधिकार, बलात्कारी को वोट डालने का अधिकार, आतंकवादी को वोट डालने का अधिकार, और सुनो, हत्यारे, चोर, जेब कतरे, बलात्कारी, आतंकवादी के समर्थक को वोट डालने का अधिकार होना नहीं चाहिए। लेकिन है कि नहीं है? भारत में है कि नहीं है? अच्छा बताओ, आतंकवादियों के समर्थन के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुला कि नहीं खुला? खुला। आधी रात में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। कमाल की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट इस देश में राम के पैदा होने का प्रमाण मानता है, लेकिन एक गुंडों का गैंग बन गया और वो कहीं भी हरी चादर डाल दे और कहता है ये जमीन मेरी, तो उसे कहता है 13वीं 14वीं शताब्दी में बने हुए इन खंडहरों का प्रमाण कोई कहां से लाएगा? अरे अभी स्वामी जी ने कहा कि राम जी, हम कहते हैं 5000 साल की पुरानी। अच्छा, मैं अपने पराई नहीं रखता राजनेताओं में। जो जहां दुष्टता करे उतना दुष्ट है, जितना दुष्टता करे उतना दुष्ट है, जितनी सज्जनता करे उतना सज्जन है। अरे तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब पढ़ा रही हैं कि देश में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता 9000 साल पुरानी है। राखी गढ़ी की सभ्यता के बाद इसी सभ्यता को 16000 पुरानी होने के चांसेस कहे जा रहे हैं, और तुम अभी तक बालकों को पढ़ा रहे हो 5000 साल पुरानी संस्कृति है। राम पैदा हुए द्वापर और त्रेता की संधि में, बीच में पूरा द्वापर बीत गया, 8,64,000 साल का। मोटा मोटी 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए बीत गए। कितने साल? 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए। हम कहां से लाएंगे प्रमाण? तुम तो 13वीं 14वीं शताब्दी में प्रमाण नहीं ला पा रहे हो, हम 9 लाख साल पुराने प्रमाण लाएं। ऐसी अंधेर नगरी चौपट राजा जहां होता है, ऐसे लोग जहां जज बनकर और बड़े बड़े अधिकारी बनकर गद्दियों पर बैठ जाते हैं, जिनके घरों में से सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए रिश्वत बरामद होती है, ऐसे लोग प्रजा कहलाएंगे कि जन कहलाएंगे?
कख पढ़ लेने से, अंग्रेजी पढ़ लेने से, कोई कैट बैट मैट पैट पढ़ लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता। याद रखना, तुम लोग जो पढ़ते हो, जो गणित पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हो, जो कुछ पढ़ते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हो, ये जो कुछ पढ़ते हो बंधुओं, ये केवल एकेडमिक एजुकेशन है। और एकेडमिक एजुकेशन संसार में किसी का भला नहीं कर सकती जब तक उसमें लाइफ एजुकेशन जुड़ी हुई ना हो। सबसे जरूरी चीज है कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, बोलो? लाइफ एजुकेशन जुड़ा होना जरूरी है। मेरा बालक जिस बात पर यहां बोलकर गया है वही लाइफ एजुकेशन पर बोलकर गया है। उसने एकेडमिक एजुकेशन का तो एक क ख ग घ भी आपको नहीं बताया। लाइफ एजुकेशन जीवन में इतनी जरूरी है। हमारे गुरुकुल में लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरे 4 बच्चे हैं, 3 तो ब्रिलियंट हैं, उन्हें तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ा रहा हूं, और एक जो ये चौथे वाला ये आतंकवादी, आसपास के 10 गांव इससे परेशान हैं। किसका घर जला दे, किसके पशु खोल के कहां फेंक दे, किसी के भूसे में आग लगा दे, पता नहीं, पूरे 10 गांव इससे परेशान है, इसे आप रख लो। क्यों भाई, हमारी क्या गलती? हम क्यों पालें इस आतंकवादी को? गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि माता पिता पहले छात्र का निर्माण करें। जब वो इस लायक हो कि वो गुरुकुल में जा सके, तब उसे गुरुकुल में छोड़कर आए। स्कूल में प्रवेश का आधार वो 4 गणित के सवाल, वो 4 जीके के सवाल, वो हिंदी के 2 प्रश्न, वो अंग्रेजी के 2 प्रश्न नहीं हो सकते जो आपने प्रवेश परीक्षा में रखे हैं। ये बालक के गुरुकुल में प्रवेश का आधार नहीं हो सकता। बालक के स्कूल में, गुरुकुल में प्रवेश का आधार होता है कि वो वास्तव में मनुष्य बनने की परिपाटी पर बढ़ भी रहा है कि नहीं। पहले 5 साल गर्भाधान से लेकर और पहले 5 वर्ष का जब बालक हो जाए, तब तक बालक को पढ़ाने का काम माता का होता है। और ये जो माता है ना, ये माता, इसके लिए कहा है कि 5 वर्ष तक बालक के साथ कठोर वचन भी नहीं बोलने। डांटना मारना तो बहुत दूर की बात है, कठोर वचन भी नहीं बोलना, ऐसे पालना है। और कहा उसके बाद के 5 साल किसके हाथ में आ जाता है? मां के बाद दूसरा आचार्य कौन? पिता। और पिता को कहा अब तू कठोरता से पढ़ा, और जब कठोरता से पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद उसे कहा जाता है कि अब तू गुरुकुल में जाने लायक है। जो लायक नहीं उसे गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता, जो लायक नहीं उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये बताओ, सबके घर में बच्चे पैदा होते हैं, ये सब बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अच्छा, आतंकवादी कहां से बन रहे हैं? बोल पढ़ो। शराबी कहां से बन रहे हैं? हत्यारे कहां से बन रहे हैं? ये ऐसे ही शिक्षा प्रोग्राम में से निकलकर ये बन रहे हैं। बंधुओं, ऋषि दयानंद ने इस देश को जो कुछ दिया, बहुत बढ़िया बात कही स्वामी विदेह योगी जी ने कि क्रांतियां केवल शस्त्र से नहीं होती, शास्त्र से भी होती हैं। ऋषि दयानंद ने इस देश को जो दिया वो दी शिक्षा। ऋषि दयानंद ने कहा मूर्ख और अनपढ़ को देश चलाने का अधिकार नहीं है। देश चलाना है तो वहां तक राजा बनाने के लिए तुम्हें एक बाकायदा सिस्टम तैयार करना होगा जिससे राजा बने। आज जो लोग राजा बनते हैं ये सब एक्सीडेंटल केस हैं, याद रखना, ये सब एक्सीडेंटल केस हैं। और ये एक्सीडेंटल केस वैसे ही होते हैं जैसे दिल्ली की हालत हुई, एक शराब के बोतल में दूसरी फ्री, एक खरीदने जाओ तो उसके साथ दूसरी फ्री मिलेगी आपको। ये घर घर में फ्री पानी नहीं पहुंचा, घर घर में फ्री दारू बटी है कि नहीं बटी है? इसका कारण है कि हमने अपनी शिक्षा, अपने मुद्दों पर काम नहीं किया। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आर्य समाज ने 150 वर्षों में कुछ नहीं किया। अगर आर्य समाज ने 150 वर्षों में कुछ नहीं किया होता तो डॉक्टर मीमांसा साइंटिस्ट की पोस्ट पर जर्मनी में नहीं बैठी होती, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वहां बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर काम नहीं कर रही होती। अगर आर्य समाज ने कुछ नहीं किया होता तो डॉक्टर शिव भारद्वाज यहां बैठकर इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे होते कि आखिर आर्य समाज का संसार के लिए देन क्या है, संसार को दिया क्या है। सार्थक जहां डेंटल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां वो ये विचार लेकर जहां से गए हैं वो आर्य समाज ही है। मयंक जिस लॉ के लिए काम करते हैं उसके पीछे खड़ा हुआ ऋषि दयानंद है। याद रखो, स्त्रियां आज सर उठाकर, क्या नाम है उसका, वो जो आजकल सेना की तरफ से ब्रीफिंग कर रही है, व्योमिका जी, अरे दूसरे वाली का भी ले दो सानिया कुरैशी बिना बुर्के के, बिना दुपट्टे के, शरीर पर सैनिक की पोशाक डालकर अगर गरज कर बोलती है माइक पर, तो ये ऋषि दयानंद का उपकार है, चाहे उसके संप्रदाय में पैदा हुई है या नहीं।
दुनिया भर में, अरे 1944 में, 47 में हम आजाद हुए, 1944 में इस देश के, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया। ये वे संप्रदाय हैं जो स्त्री में आत्मा नहीं मानते। आपको पता है आपके अंदर आत्मा नहीं होती। आपका निर्माण कैसे हुआ जानती हो? औरतें कैसे पैदा हुई? कहते हैं आदम जब उस ईडन गार्डन में रहते रहते बोर हो गया तो खुदा ने उसकी पसली निकाली और उससे औरत बना दी और उसका ब्याह कर दिया। देखो, बेटी से ब्याह कर दिया, हड्डी से बनेगी तो क्या कहलाएगी उसकी? ब्याह कर दिया और ब्याह करके ये पूरी दुनिया चल पड़ी। उसके बाद इनके पुत्र पुत्रियों में, सगे बच्चों में विवाह हुआ। ऐसे अशिक्षित समाज आज अगर शिक्षा का तनिक भी चूरण पा रहे हैं तो ये चूरण भी, ये प्रसाद भी उन तक पहुंच रहा है, तो ये ऋषि दयानंद की कृपा है, ये आर्य समाज की कृपा है।